ओके नाउ अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इनकी डिस्कवरीज को स्टडी कर लिया है और डिस्कस भी कर लिया है। नाउ रदरफोर्ड का जब मॉडल आया उस ज़माने में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, प्रोटॉन डिस्कवर तो नहीं हुआ था, लेकिन साइंटिस्ट को पता था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन की बजाय पॉजिटिव चार्ज का लफ्ज़ यूज़ हुआ। जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें प्रोटॉन के नेम की बजाय पॉजिटिव चार्ज यूज़ हुआ। ना ओके नाउ ये रदरफोर्ड का मॉडल किस तरह हमारे पास आया और क्या इसके अंदर पॉइंट्स थे, तो इसको स्टडी करते हैं। नाउ रदरफोर्ड के हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो उसकी लेबॉर्ट्री में वर्क करते थे। ऐसा ही एक स्टूडेंट था गीगर मार्स्टन नाम का। नाउ रदरफोर्ड की लेबॉर्ट्री में गोल्ड फॉयल पड़ा था जिसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल था और इसके इर्द गिर्द जिंक सल्फाइड की प्लेट थी। चारों तरफ इट वॉज इनसर्कल्ड बाय अ जिंक सल्फाइड plate like this, zinc sulfide. Now zinc sulfide is a fluorescent material. ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करता है। नाउ यहाँ एक सोर्स से क्या निकली हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स। एक रेडियो एक्टिव सोर्स से हमारे पास निकले अल्फा पार्टिकल्स। नाउ गीगर मार्स्टन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि तकरीबन जो 99% ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो इस गोल्ड फॉयल के थ्रू स्ट्रेट पास करके जाकर एग्जैक्टली बैक पर स्ट्राइक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या क्रिएट होती है, फ्लोरिसेंस। तो 99% ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर रहे थे थ्रू गोल्ड फॉयल और फ्लोरिसेंस कॉज कर रहे थे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में जाकर। नाउ गीगर मार्स्टन ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कुछ जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो साइड्स पे और बैक पे क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट। ऑलमोस्ट 1% पार्टिकल्स जो थे वो साइड्स पे और बैक पे क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे। नाउ ये डिस्कवरी की गीगर मार्स्टन ने। गीगर मार्स्टन ने क्या किया, लॉर्ड रदरफोर्ड को अपनी इस डिस्कवरी के बारे में बताया कि मैंने ये डिस्कवरी की है। तो इसकी बेस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ व्हाट डज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम से? रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया कि हमारे पास जो 99% अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कर गए हैं थ्रू गोल्ड फॉयल, इसका मतलब है कि गोल्ड फॉयल के अंदर 99.9% क्या है, एम्प्टी स्पेस है। 99.9% इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है। इसी वजह से 99.9% जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाते हैं थ्रू अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल। लेकिन जो इसके अंदर बाकी रीजन बचता है बहुत ही जो स्मॉल है, उसके अंदर कोई बड़ी हैवी चीज़ है जिसके साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स आकर यूँ स्ट्राइक करते हैं और वापस बैक पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में एक सेंट्रल डेंस न्यूक्लियस है। एटम के सेंटर में एक सेंट्रल डेंस न्यूक्लियस है जो एटम का 0.1% वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करता है। 0.1% वॉल्यूम डेंस न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एटम का, और जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो इस डेंस न्यूक्लियस में मौजूद है। तो एटम के अंदर सेंटर में एक डेंस मैस है या डेंस न्यूक्लियस है जिसमें एटम का पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और यही वजह है कि हमारे पास ये डेंस न्यूक्लियस के साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स आकर स्ट्राइक करते हैं और बैक पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं।
और रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डेंस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में सर्कुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर सर्कुलेटिंग इन ऑर्बिट्स अराउंड द डेंस न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में एटम इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल डेंस न्यूक्लियस, जिसके अंदर एटम का पॉजिटिव चार्ज है और 0.1% वॉल्यूम एटम का इस सेंट्रल डेंस न्यूक्लियस से ऑक्यूपाई होता है। बाकी जो एटम है वो हमारे पास 99.9% क्या है, एम्प्टी स्पेस है। और इस एम्प्टी स्पेस में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। So this was basically model of Rutherford. Now Rutherford के मॉडल से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अरेंजमेंट एक्सप्लेन होगी कि हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर अरेंज्ड इन एन एटम। तो इसने अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। एट द सेम टाइम एटम के अंदर से जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की अरेंजमेंट तो हमारे पास एक्सप्लेन कर दी, लेकिन स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब स्टेबिलिटी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सका? नाउ आपको पता है कि जब कभी एक साइंटिस्ट एक थ्योरी देता है तो बाकी साइंटिस्ट उस थ्योरी को डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ रदरफोर्ड के साथ हुआ। साइंटिस्ट ने जोर लगाया और इसके मॉडल को डिसप्रूव कर दिया। नाउ कैसे? नाउ रदरफोर्ड के मॉडल में सेंट्रल डेंस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई की। अब हम देखते हैं कैसे। नाउ 1884 में मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट एक थ्योरी दे चुका था। मैक्सवेल ने थ्योरी दी कि व्हेन एवर अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड, whenever a charged particle is accelerated, तो इसकी एक्सिलरेशन की वजह से क्या होता है, इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब कभी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सिलरेट किया जाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। अब साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर मैक्सवेल का लॉ अप्लाई किया। कैसे? नाउ जब कभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इर्द गिर्द सर्कल में रोटेट करता है तो इसके ऊपर एक्ट करती है एक फोर्स जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज़ गिवन बाय F = mv²/r, या शॉर्ट में करना चाहूँ F = ma। तो जब कभी एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट करेगा तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई वैल्यू है, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है ये दोनों भी ज़ीरो नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो जाए तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। इसका मतलब है इन दोनों में से भी कोई ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फोर्स की कोई वैल्यू है, ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो एक्सिलरेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू मस्ट होगी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और जब फोर्स मौजूद है तो एक्सिलरेशन भी मौजूद होगी। तो अब हो रहा क्या है कि हो रहा ये है कि हमारे पास रोटेशन की वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या मौजूद है, एक्सिलरेशन। और अब यहाँ पे देखें कि व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो शॉर्ट इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सिलरेट भी कर रहा है, और जब एक्सिलरेट कर रहा है तो ये साथ साथ क्या कर रहा है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये रोटेशन करते हुए एनर्जी रिलीज़ करता है और एनर्जी रिलीज़ करते करते इसकी एनर्जी कम होती जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो ये न्यूक्लियस के करीब आता है, क्योंकि एनर्जी कम होने की वजह से ऑपोजिट चार्जेस करीब आते हैं, या जब अपोजिट चार्जेस करीब आते हैं तो एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी लूज़ करते करते आखिर में ये इलेक्ट्रॉन आकर फॉल कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और रदरफोर्ड का पूरा मॉडल क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो हमारे पास रदरफोर्ड ने एक मॉडल तो दिया, लेकिन उसके ऊपर साइंटिस्ट ने जब मैक्सवेल लॉ अप्लाई किया तो वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। बट स्टिल रदरफोर्ड का मॉडल एक ब्रेक थ्रू था इन एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक मॉडल। ये एक ब्रेक थ्रू था, इसके बाद आने वाले मॉडल्स के लिए ये एक क्या था, गाइडेंस के तौर पे यूज़ किया गया। तो इसने अरेंजमेंट तो एक्सप्लेन की बट स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किए। ना रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। 1909 में ये मॉडल आया था।